आदरणीय मंच, कुलगुरु महोदय, परम आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारी परंपरा है कि हम स्वागत पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। विश्वविद्यालय की अपनी पुस्तकें हैं। एक है माखन की लाल, हमारे 50 से ज्यादा पूर्व विद्यार्थियों के अनुभवों से बनी हुई किताब, उसका संकलन है। और एक है कार्टून कथा। देश भर से पधारे 12 शीर्ष कार्टूनिस्ट को हमने आमंत्रित किया और उनके द्वारा संचालित कार्यशाला के दौरान संकलित कार्टूनों के संग्रह से जोड़कर हमने ये कार्टून कथा प्रकाशित की है। तो ये हमारे अपने अनुभवों के साथ बनी हुई पुस्तकें हैं। हम बहुत आदर के साथ इन पुस्तकों के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। माखन की लाल, जोरदार तालियां बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर में हैं, वे हमारे न्यास के अध्यक्ष हैं और आज परिवार के मुखिया के तौर पर हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। हम यहां पहुंच गए हैं, लेकिन अब आगे क्या, ये बातें और आप सभी का स्वागत करने के लिए आदर के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुलगुरु आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी को कि आप आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। इस सत्रारंभ में अभ्युदय 2026 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे विश्वविद्यालय की महापरिषद के माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देश के जाने माने अभिनेता, गीतकार, गायक, लेखक पीयूष जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और इस सत्र का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय पद्म प्रसाद भंडारी जी, ये मेरे सीनियर हैं। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इस बार विश्वविद्यालय परिवार ने ये तय किया कि हर साल के सत्रारंभों में हम देश के प्रख्यात संपादकों को, पत्रकारों को, लेखकों को, टीवी एंकरों को बुलाते हैं अपने बीच में कुछ अपने ओरिएंटेशन के लिए। लेकिन इस साल एक नया प्रयोग किया और वो ये है कि विश्वविद्यालय की इन 35-36 वर्षों की यात्रा में जो पढ़कर यहां से निकले हुए हैं, वो देश और दुनिया में मीडिया संस्थानों में, तमाम पीआर एजेंसीज में, विज्ञापन एजेंसियों में, मीडिया प्रबंधन में, सिनेमा में बहुत गजब का काम कर रहे हैं। तो ऐसे 50 विद्यार्थियों का, पूर्व विद्यार्थियों का पहला समूह अगले 3 दिन आपसे रूबरू होने वाला है। ये उसका उद्घाटन सत्र है। मित्रों, आप सब 20 राज्यों से यहां पढ़ने के लिए आए हैं। मैं 2 ऐसे विद्यार्थियों का आज के दिन उल्लेख करना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश की इसी भूमि पर कभी पढ़ने के लिए आप ही की तरह आए थे और जिन्होंने इतिहास में अपना एक स्थान दर्ज किया। एक मुलाकात में जो पेरिस में हुई थी 1936 में, उसमें उन दोनों विद्यार्थियों का उल्लेख हुआ था। 1936 में फ्रेंच के बहुत बड़े विद्वान लेखक, जिनका भारतीय उपमहाद्वीप की पुरातत्व में बड़ी गहरी रुचि थी, आंद्रे मॉलरॉक्स उनका नाम था, जो बाद में फ्रांस के संस्कृति मंत्री बने। 1936 में उनकी मुलाकात भारत के भावी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। 47 साल के जवाहरलाल नेहरू और 35 साल के आंद्रे मॉलरॉक्स, उनकी मुलाकात के बारे में आप सबको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने उसमें कहा क्या था। उन्होंने नेहरू जी से यह कहा
कि मैं भारत को बहुत प्रेम करता हूं और मैंने गीता को समझने के लिए थोड़ी संस्कृत भी सीखी है, और भारत की जो विस्डम है उसने गीता और उपनिषद का ज्ञान जो दुनिया को दिया है। तो मैं थोड़ी सी निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, महात्मा गांधी कोई सरकारी पद नहीं लेंगे और भारत की कमान आपको मिलने वाली है। 1936 में उन्होंने कहा भारत के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण मेरी दृष्टि में ऐसे अकेले व्यक्ति हैं दुनिया में जिन्होंने इतना साहसी वक्तव्य दिया कि मृत्यु से असत्य कोई घटना नहीं है, मृत्यु एक झूठ है और जीवन अद्वैत में है, द्वैत से परे चलो। ऐसी सीख देने वाले कृष्ण का मैं एक बड़ा अनुयायी हूं, ऐसा एक फ्रेंच विद्वान कह रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप भारत के प्रधानमंत्री बने तो आपकी लीडरशिप में आचार्य शंकर भारत को गाइड करें, ऐसा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक निवेदन किया था। अब ये जो दो महानुभावों का उन्होंने उल्लेख किया, एक श्री कृष्ण का और दूसरे आचार्य शंकर का, ये दोनों अपने अपने समय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश आए थे इसी भूमि में। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई और आदि शंकराचार्य के नाम से दुनिया ने जिनको जाना, आचार्य शंकर, वो 8 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर आए थे। ये 2 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ओंकारेश्वर और उज्जैन, और हम लगभग उनसे बराबर की दूरी पर बैठे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं। ये दोनों जो उदाहरण हैं, ये दोनों जो महानुभाव हैं जिन्होंने इतिहास में अपना कोई योगदान किया और हजारों वर्षों सदियों के बाद हमारी स्मृतियों में अगर ठहरे हुए हैं, तो ये कुछ संकेत करते हैं हमारी भविष्य की दिशा के लिए। मित्रों, बहुत अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर मैं, जो देश की स्थितियां हैं, युवाओं की जो दिशा है और जिस तरह की ऊर्जा आप सब में है, एक बात जरूर कहूंगा कि निगेटिविटी से हमेशा दूर रहना, ये हमेशा बोलता हूं। और जैसे इतिहास के ये 2 पात्र हैं जो एक फ्रेंच विद्वान को 100 साल पहले याद रहे और जिसकी वजह से उसका सनातन के प्रति बड़ा प्रेम हुआ, आंद्रे मॉलराक्स का, ऐसे ही इतिहास में कई पात्र हैं जिनसे सजग रहने की बहुत जरूरत है। हर पात्र हमें प्रेरणा देता है, हर पात्र हमें कुछ सावधानियां भी सिखाता है। कोई द्वापर युग में या त्रेता युग में जो मंथरा और शकुनी जैसे किरदार हुए हैं, जिनके बाद किसी माता पिता ने ये नाम नहीं रखे अपने बच्चों के, ये हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहना। एक कोई अच्छा काम आप ना कर सके, बिल्कुल मत करिए। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, धैर्य रखिए, कभी हो जाएगा। कोई दूसरा कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसमें बिल्कुल मदद मत करिए। अगर किसी ने नहीं कहा है तो बिल्कुल मत करिए, उसमें सहायक मत बनिए। लेकिन अगर किसी का कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें बाधा मत बनिए, उसमें रुकावट मत डालिए, ऐसी नकारात्मकता से दूर रहिए। ये दोनों पात्र जो शकुनी और मथुरा के हैं, ये हमारे डूज और डोंट्स हमें बताते हैं। तो मैं आज के दिन एक नया सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। इस मौके पर शहर के बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ आए हुए हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, और एक सज्जन इंदौर से भी अक्सर इस विश्वविद्यालय में आते हैं और यहाँ आने के पहले से इस विश्वविद्यालय को बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि एक मित्र उनको इस विश्वविद्यालय ने दिया है। आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, जो इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक हैं, नई दुनिया के एडिटर रहे हैं, और मेरी और उनकी जो ज्वाइनिंग है नई दुनिया में एक सामान्य स्थिति रिपोर्टर की तरह इस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद वो एक साथ हुई थी। हमने नवंबर 1994 में नई दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की थी। हमारे इस कार्यक्रम में वो भी हैं। मैं उनका और सभी मेहमानों का, जो शहर के गणमान्य नागरिक हमारे बीच आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलगुरु महोदय श्री विजय मनोहर तिवारी जी। हम कुछ हमारे प्रकाशन हैं, उनका लोकार्पण अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा परम आदरणीय श्री पीयूष मिश्रा जी के करकमलों से कराना चाहते हैं।
हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों पर केंद्रित प्रणाम उदंत मार्तंड दस्तावेज है। इसका शीर्षक है 2 सदी साक्षी। देश भर से पधारे 60 से अधिक संपादकों ने भारत भवन में 3 दिवसीय आयोजन में अपने विचार मंथन के बाद जो हमें ज्ञान दिया उसको हमने संकलित और समाहित करते हुए एक प्रकाशन बनाने का प्रयास किया है विश्वविद्यालय ने। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा परम आदरणीय श्री पीयूष मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि आप अपने करकमलों से इसका लोकार्पण करें, इसका विमोचन करें। 2 सदी साक्षी। साथ में आप देख पा रहे हैं हमारे परम आदरणीय कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी के हाथ में ये पुस्तक है और हमारे साथ हमारी कुल सचिव डॉक्टर टी शशिकला जी। हमारे जो विभिन्न संकाय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप के लिए अलग अलग संस्थानों में जाते हैं। फिल्म वाला फिल्म विधा के संस्थान में जाता है, समाचार पत्र वाला समाचार में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाता है। ये जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो अपने इंटर्नशिप के दौरान अपने अनुभवों को लेकर जब वापस लौटते हैं तो उसको हमने संकलित किया है और उसका शीर्षक दिया है। हमारी जो एक समाचार प्रभाग की जो पत्रिका है विकल्प, उसका एक विशेषांक है और उसमें क्लासरूम से न्यूज रूम, ये इस शीर्षक से हमारे छात्र छात्राओं ने अपने अनुभवों को बांटा है। तो मैं न्यूज रूम में, ये जो हमारे छात्र छात्रा लौटे हैं उसका विशेषांक है विकल्प का, क्लासरूम से न्यूज रूम। इसका आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आदरणीय श्री पीयूष मिश्रा जी के करकमलों से हुआ। इंडियन क्लाइडोस्कोप भारत की टेम्पल इकोनॉमी पर केंद्रित एक जर्नल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस जर्नल के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा विभागाध्यक्ष मीडिया प्रबंधन विभाग श्री अविनाश वाजपेयी जी, उनके साथ हमारे छात्र छात्राएं सुश्री प्राक्षी शर्मा जी, सुभज्ञ तिवारी जी, शिवम राय जी, समीर नागविक जी और सुश्री तोषिका गुप्ता जी को, और हमारे जो फैकल्टी में सदस्य हैं प्रोफेसर मनीष वर्मा जी और श्री प्रियंक श्रीवास्तव जी, वे सभी यहाँ मंच पर पधारे। इन लोगों के अनथक प्रयासों से ही ये इंडियन क्लाइडोस्कोप संभव हो सका है। सभी विद्यार्थीगण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे जो अधिष्ठाता हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। अब इसका विमोचन हो रहा है। इंडियन क्लाइडोस्कोप भारत की टेम्पल इकोनॉमी पर केंद्रित एक जर्नल है और ये एक अमूल्य योगदान होगा इस देश के अध्येताओं के लिए इस विश्वविद्यालय की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम प्रतिवर्ष अपने कुछ विद्यार्थियों को सम्मानित करते हैं। अब हम विद्यार्थियों को यहां आदर के साथ आमंत्रित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे विद्यार्थियों का अलंकरण करें। विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग में सत्र 2024-26 में एमए विज्ञापन एवं जनसंपर्क पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुश्री परिधि पुजारी को स्वर्गीय श्री अंबा प्रसाद स्मृति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए की राशि, स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुश्री परिधि पुजारी माननीय मुख्यमंत्री जी अलंकृत करेंगे परिधि जी को स्वर्गीय श्री अंबा प्रसाद स्मृति पदक से। ₹11,000 की राशि, पदक एवं प्रमाण पत्र। सिनेमा अध्ययन विभाग में सत्र 2026 में एमएससी फिल्म प्रोडक्शन पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुश्री तमन्ना लश्कर को स्वर्गीय श्री अनिल चौबे स्मृति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान स्वरूप
21,000 रुपए की राशि, पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुश्री तमन्ना लश्कर, स्वर्गीय श्री अनिल चौबे स्मृति पदक। इनके बाद आमंत्रित होंगी सुश्री शिविका गुप्ता जी, वे भी मंच के करीब आ गए। पत्रकारिता विभाग में सत्र 2026 में एमए पत्रकारिता पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुश्री शिविका गुप्ता जी को पंडित रामेश्वर दयाल स्मृति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान स्वरूप 11,000 रुपए की राशि, पदक तथा प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया जाएगा। आदरणीय श्री पीयूष मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप यहां उपस्थित सभी लोगों के साथ अपनी बात संक्षेप में कहें, फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन की तरफ चलेंगे। आदरणीय पीयूष मिश्रा जी। अरे मैं बाद में बोलूंगा ना, मैं ही बोलूंगा उसके बाद, और कोई नहीं बोलेगा। मैं अभी क्या बोलूं, जनाब मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है। भोपाल अपने आप में बहुत गजब, भोपाल की जो इतना सुरक्षित महसूस करता हूँ मैं। यहाँ 83 से जब पीवी गांधी जी थे, आप लोग तो जानते नहीं होंगे, हमारे थे, तो वो भारत भवन उस वक्त जिंदा था। तब से हमारा एनएसडी में पढ़ रहा था मैं, तो हमारा 3rd ईयर में एक टूर होता है किसी जगह जाके जो है वहाँ का फोक फॉर्म पढ़ने का, और उसी फोक फॉर्म में प्रोडक्शन तैयार करने का। तो हमारा फोक फॉर्म था माछ और बनवाणी, तो हम यहाँ पर आए थे भारत। तो उस वक्त की यादें हैं भोपाल की, बहुत ही खूबसूरत यादें, बहुत बढ़िया जगह है यार, इतनी बढ़िया जगह है कुछ नहीं। खान पान, रहन सहन, लोग क्या सदाचार है, क्या कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं, क्या गालियाँ हैं, अरे एक से एक। तो यहाँ यही है आज मेरे ख्याल से सीएम साहब की कैबिनेट मीटिंग है ना, तो आप तब तक आपकी तालियां बजें जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू न कर दें। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं हमारी शासी परिषद के अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। अभ्युदय माखनलाल विश्वविद्यालय के इस शुरुआती उद्घाटन सत्र में अभी माननीय पीयूष जी ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कही है। जोरदार अभिनंदन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भी। इसी कार्यक्रम में कुलगुरु माननीय विजय मनोहर तिवारी जी ने प्रस्तावना रखी इस सत्र की, और हमारे इस विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, आपका भी मैं हमारे संस्थान के कुलगुरु होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर पी शशिकला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। श्री पदम भंडारी जी, इस मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग इस परिवार की 50 वो सर्वश्रेष्ठ हस्तियां, जिनका इस माखनलाल विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। हमारे संघ के भी माननीय मुक्तिबोध जी सहित सारे जितने हमारे संघ परिवार के सम्मानीय अतिथिगण, मैं आज के इस दौर में किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संस्थान के अंदर अगर हमारे पीयूष मिश्रा जी को देख रहा हूं, दूसरी तरफ माखन के लाल अलग अलग प्रकार के अपनी प्रतिभा निकालने वाले, इस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले उस अवसर से तालमेल कराने की कोशिश कर रहा हूं। सर 36 साल हुए हैं इस विश्वविद्यालय, लेकिन आज तक किसी विद्यार्थी से आपस में 36 का आंकड़ा नहीं हुआ है। ये प्रेम का संबंध बना
और ये वाकई विश्वविद्यालय की अपनी एक बहुत अच्छी साख भी है, बहुत अच्छी धाक भी है। आज के जमाने में विश्वविद्यालय के अंदर बात कर रहे हैं वो अलग बात है, अदरवाइज आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम प्रकार के मीडिया और मीडिया की ताकत का एहसास कितने प्रकार से हजारों हजार साल से होता आया है। कितने उदाहरण है इसके, कितनी प्रकार की बातें हैं। मैं आज सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए लौकुश की वो रविंद्र जैन की कथा सुनाते हैं, कविता कृष्णमूर्ति के माध्यम से वो भजन सुन रहा था और मन में कल्पना कर रहा था कि माता सीता के 2 लाल वाल्मीकि धाम में तो हो गए, लेकिन भगवान राम को अपनाना है, उनके पिता से परिचित कराना है। तो उस समय तो कोई मीडिया नहीं था, कितनी चुनौती थी, और उस चुनौती के बीच में भी उनके बच्चों को अपने तक पहुंचाने के लिए कहाँ वाल्मीकि जी के ध्यान में आया होगा कि वो रामायण पूरी इनको सुनाए, और रामायण में वो संगीतबद्ध होकर इतना बढ़िया स्वर के साथ अयोध्या तक पहुंचाया। और अयोध्या में वो गा गा कर, आप बताओ, वो तो महाराज है, राजा धीराज है भगवान राम, तो एकदम उनके दरबार तक कैसे पहुंचे? तो ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है जनता के बीच में से, वो कैसे कैसे बात पहुंची होगी, कितनी मेहनत हुई होगी, कितना प्रकार का उनका वो दौर हुआ होगा। लेकिन वाकई में लौकुश ने अपनी पूरी रामायण गा गा करके वाल्मीकि जी के माध्यम से भगवान राम का अतीत का सारा स्वर्णिम पक्ष वो भी समाज के सामने लाए। मुझे लगता है पत्रकारिता की श्रेणी में, मैं पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन कल्पना कर रहा हूं कि अपनी बात को पहुंचाने का उस काल का क्या प्रयोग हुआ होगा। और ऐसे काल भगवान कृष्ण के काल की भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी में नारद जी से पत्रकारिता तो जुड़ती है, लेकिन ये कोई नारद जी से तो पूछने गया होगा कि भाई बताओ आपने ये पाप क्यों किया जो भगवान कृष्ण की सीधी सीधी गिनती 8वीं संतान की थी, और आपने ये जो अबोध बच्चे जिनने आंख भी नहीं खोली उनको सबको मरवाने का पाप क्यों कर दिया? और आप दिन भर नारायण नारायण बोलते तो आप भगत हो कि भगवान के भगत होने के बाद भी बच्चों के प्रति जो आप भाव रखते वो थोड़ा तालमेल नहीं जमता भक्ति के साथ में? ये तो आपने खूनम खून कर दिया। तो नारद जी, मैं कल्पना कर रहा हूँ नारद जी ने जो जवाब दिया होगा वो जवाब क्या हो सकता है? तो जवाब शायद ये भी हो सकता है कि नारद जी ने कहा कि मैं तो भक्ति कर रहा था भाई। तो मैं भक्ति कैसे कर रहा है? मतलब भक्ति ऐसे कर रहा हूँ कि जब भगवान प्रकट होते तो सरलता से थोड़ी होते हैं, भगवान के लिए हमारी मन की भावना भी तो ऐसी होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति के कारण से, चूंकि कंस अगर सहज रूप से एक ही बच्चे को मारता तो हो सकता है कि कंस की वो क्रूरता दब जाती। तो कंस का जो अपना अंदर का चरित्र उसको बाहर लाने के लिए एक रचना बनी, उस रचना के बलबूते पर कंस बच्चे बच्चे का दुश्मन है, एक त्राहिमाम सारा संसार करने लग गया। कोई अबोध बच्चे को निकलते हुए कोई मारता है क्या? और मारने के तरीके भी कैसे? नवजात बच्चा उसके माँ बाप के सामने बाहर खंबे पे मार के उसका पूरा खूनम खून हो जाए, कल्पना करना कितना कठिन। तो एक राजा के प्रति जो एक क्रूरता का जो समय लाने के लिए वो जो उनने अपनी रचना बनाई, वो एक तरह से भगवान कृष्ण की पैदा होने की पहले की कहानी से भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, भगवान अब प्रकट हो जाओ, इस क्रूर शासन से अंत कराओ, वो जो उनने कल्पना की होगी। मैं समझता हूं कि ये कल्पना तो उस समय की, लेकिन आजादी के समय वीर सावरकर जी ने अपने बलबूते पर एक पत्रकार का रोल क्या हो सकता है, ये हमारे आजादी के पहले के पत्रकारों का कितना बड़ा उदाहरण है, जो अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर अपना सही इतिहास लिखने के लिए लंदन पढ़ने जाते हैं, लेकिन लंदन में पढ़ने के साथ वो बड़ा काम क्या करते हैं? वो बड़ा काम स्थापित करते हैं कि नहीं, हमारा ये 1857 का जो युद्ध है उस युद्ध का सही पक्ष आना चाहिए। वो भी उस समय अंग्रेजों के उतने उनके संपन्न और शक्तिशाली राज्य के उस इंग्लैंड वाले हिस्से में जाकर करने की हिम्मत, ये पत्रकार की हिम्मत है जो वहां वो लिख करके उस काल को सबके सामने लाते कि 1857 का ये स्वतंत्रता समर है, ये विद्रोह नहीं। और उसके बलबूते पर बाद का जीवन भी, वीर सावरकर का जीवन हम उनको इस माध्यम से धन्य कर सकते हैं, जब उनने अपने पे काला पानी की एक बार नहीं 2 बार सजा
पाने के बावजूद भी। वैसे वीर सावरकर जी का शरीर तो हमको लगता है कोई बहुत एक तरह से भगवान की दया है, अंदर की ताकत बहुत थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम। और वीर सावरकर जी का ही एक पक्ष दर्जा था जो पत्रकारिता के माध्यम से हम देखना चाहते हैं। आज जो हम संसद, जिसको संसद कहते हैं, विधेयक, विधायक, सांसद, ये सब अपनी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। और ये आजादी आई रही है, लेकिन ये हिंदी के भाषा परिभाषित होकर समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये बड़ा अभियान राष्ट्रभाषा का जो चलाया, जो माखनलाल जी ने चलाया, वही तो भावना से वीर सावरकर के माध्यम से आया। तो ये हिंदी के इतने बड़े बड़े स्वनाम धन्य पत्रकारों की लंबी परंपरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरा दौर फिर आया जब आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल के दरमियान भी जिस प्रकार से आपातकाल का विरोध करके समाचार पत्रों ने अपना पहला पन्ना खाली रख करके और जो संघर्ष की अलग जगाई, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बहुत उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, आपके सबके प्रति शुभकामना। और इसमें भी हमने भगवान कृष्ण का वो काल केवल सुना है, जिनमें बहुत सारे गुणों के आधार पर 64 कला, 14 विद्या, उन्होंने दुनिया के बीच अपनी पहचान बनाई। लेकिन हमारे राज्य को गौरवान्वित करने वाले मिश्रा जी भी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन इनका भी, जिनके माध्यम से आज भी हमको गौरवान्वित करते। जब आपका वो फिल्म आरंभ है प्रचंड का गीत की पंक्तियां सुनते हैं तो वाकई आनंद आ जाता है। मन करे सो प्राण है, जो मन करे सो प्राण ले। मैं तो कविता भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने लिखा भी है, गाया भी है। जोरदार अभिनंदन करें आज के लिए, हमारे लिए इस दौर के सर्वाधिक रूप से सशक्त और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात। मध्य प्रदेश में आजादी के पहले कवि प्रदीप मध्य प्रदेश का गौरवान्वित करते उज्जैन से निकलकर, जहां वो अपने गीतों के भाव से, क्या उस समय भी उनने लिखा था, जो गीतों की पंक्तियों के बलबूते पर एकमात्र ऐसे कवि थे जिनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई, उनको जेल में डालने का प्रयास हुआ। लेकिन हमारे साहित्यकार, पत्रकार ना उस समय डरे गीत का, ना आज डर रहे। लेकिन ये बात सही है, लोकतंत्र के लिए इसी मार्ग की अत्यंत आवश्यकता भी है। लेकिन एक छोटा सा विनम्र निवेदन, जिसमें बड़ी भूमिका माखनलाल विश्वविद्यालय अपनी निभा रहा है। फेक न्यूज के बजाय नेक न्यूज की पत्रकार आदत डाले, इतना निवेदन जरूर। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सनसनी तो लाएं, सत्य तो लाएं, साहस भी जुटाएं, लेकिन आप लोक सत्ता के विरोधी हो सकते, सत्ता के विरोधी हो सकते, उसमें कोई संकट नहीं, लेकिन देश हित का जरूर ध्यान रखें। इतना निवेदन है, जो हम अपनी बात करें, आखिरकार उस बात का हम अपने बीच में से इस भाव को जरूर बनाए रखेंगे। इतना ही कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं परम आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर पी शशिकला जी। संचार विश्वविद्यालय